अपने ही देश के अंदर आज़ादी के बाद इस तरह का सेना का ऑपरेशन इतने बड़े पैमाने पर इस तरह का नुकसान हुआ था, इस पूरे मामले की गंभीरता को भी दर्शाता है। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार क्यों हुआ, इसकी बुनियाद बुनियाद कैसे पड़ी, ये समझने के लिए हमें थोड़े बैकग्राउंड में जाना होगा, क्योंकि थोड़ी सी उस कहानी को समझने की भी ज़रूरत है। 1947 में जब हम आज़ाद हुए अंग्रेज़ों से हमें आज़ादी मिली, तो अंग्रेज़ जाते-जाते अपना काम कर गए थे। उन्होंने हमारे मुल्क का बँटवारा कर दिया। एक पाकिस्तान बना और एक हिंदुस्तान, और इससे बहुत सारा नुकसान हुआ। इस बँटवारे की आग में दंगे भी हुए, सैकड़ों हज़ारों लोग मारे गए। पाकिस्तान से बहुत सारे लोग पलायन करके हिंदुस्तान आए, हिंदुस्तान से बहुत सारे पाकिस्तान गए। हिंदू, मुस्लिम सभी का बहुत नुकसान हुआ। और ये कड़वा सच है कि धर्म और मजहब के नाम पर ही बँटवारा हुआ, और जिसको जहाँ पे सहूलियत लगी वो वहीं गया। लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच में एक चीज़ जो बहुत कम लोग जिस पर बात करते हैं और बहुत कम ध्यान देते हैं, वो ये है कि इस बँटवारे ने पंजाब का बहुत नुकसान किया, और उसकी वजह ये थी कि जो पूरा पंजाब है, उसके भी 2 टुकड़े हो गए, और बदकिस्मती से एक बड़ा हिस्सा, एक बड़ा टुकड़ा जो था उस पंजाब का, वो पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। और उस वक़्त जो है, लाहौर एक तरफ से कहें कि बहुत बड़ा सेंटर था पंजाब प्रांत का, और जो लाहौर भी पाकिस्तान के पास चला गया। तो इससे खास तौर पर पंजाब के लोगों को लगा कि उसके साथ ज़्यादा ज़्यादती हुई है और उसका नुकसान हुआ है। फिर जब बँटवारे में जो इधर से उधर लोग आए गए, उसमें बहुत सारी जानें गई, उसका भी असर पंजाब पर पड़ा। तो हिंदू मुस्लिम के साथ साथ इससे सिखों को भी बहुत नुकसान पहुंचा इस बंटवारे की वजह से। और पाकिस्तान के जो सिख थे, जिनकी बल्कि ये भी कहते थे कि लाहौर में पंजाबियों का हुकूमत चलती थी, उसका साम्राज्य था, वहां पर एक तरह से राजधानी आप कह सकते हैं। तो वो जब पाकिस्तान में चला गया, तो उसके बाद जो ये धीरे बंटवारे के बाद ये दंगे की और इससे बंटवारे की आग कम होने लगी, तो सिखों के लिए एक अलग देश, एक राष्ट्र की राज्य की मांग की शुरुआत तेज हो गई, और उसी वक्त ये नाम पड़ा था खालिस्तान। तो खालिस्तान का दरअसल मतलब जो है वो उर्दू का शब्द है खालिस, और स्थान जो है वो हिंदी का शब्द है। खालिस मतलब शुद्ध, प्योर, और स्थान मतलब जगह, शुद्ध जगह। तो इस शुद्ध जगह जो है, ये उर्दू और हिंदी को मिला के तो खालिस्तान नाम पड़ा। लेकिन खैर उस वक्त ये चीजें उतनी उठी नहीं। तब बात हो रही थी कि सिखों की ये कुछ अलग, कुछ राज्य टाइप का हो, जिसको राष्ट्र का भी नाम देने की उस वक्त कोशिश की गई थी। लेकिन फिर धीरे धीरे ये हुआ कि जो उस वक्त हमारे आज़ादी के बाद ये था कि पंजाब, हरियाणा और हिमाचल, ये लगभग एक ही प्रांत हुआ करता था, ये सब मिले हुए थे। तो उसको लेके फिर बीच में एक आंदोलन चला कि एक सिखों का अलग होना चाहिए, और उसमें बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए कि एक राज्य को पूरी स्वाधीनता होनी चाहिए। उसके बाद फिर जो ये भी उठा था बीच में कि अपना संवैधानिक जो ढांचा है, उसके बाद वो फॉरेन मतलब कि करेंसी, फिर डिफेंस, ये सब रख के एक पूरी पावर होनी चाहिए। तो इसको भी लेके एक बहुत सारी लड़ाई चली, और ये सारी चीज़ें चलती रही। और उस वक्त अलग राज्य के लिए, पंजाबियों के लिए, सिखों के लिए अलग राज्य की मांग भी जोर पकड़ती गई। इसी दौरान में आंध्रा में पहली बार एक मूवमेंट चला था, एक शख्स का नाम मैं भूल रहा हूँ। तब आंध्रा भी अलग राज्य नहीं था, तो भाषा और जुबान के आधार पर राज्य होना चाहिए। तो धरना प्रदर्शन आंदोलन के बाद ये मान लिया गया, और देश में वो पहला था जब भाषा के आधार पर एक अलग राज्य बना। तो उससे सबक लेते हुए सिखों के लिए अलग राज्य के लिए भाषा और जुबान के आधार पर मांग हुई कि चूंकि हम पंजाबी बोलने वाले सब एक साथ हैं, तो हमें एक राज्य होना चाहिए हमारा अलग। तो नवंबर
1966 मतलब 1 नवंबर 1966 को तब पंजाब को पंजाबी भाषा के आधार पर विभाजित कर दिया गया और एक नया राज्य बना पंजाब। पंजाब चूंकि बना इसीलिए क्योंकि पंजाबी बोलते थे, और उसके अलावा जो हरियाणा था इस तरफ, वहां पर ज्यादातर लोग हिंदी बोलते थे, तो पंजाब के साथ फिर हरियाणा कर दिया गया। हरियाणा का हा का शब्द इसीलिए शुरुआत किया गया क्योंकि ये हिंदी भाषी है। तो पंजाबी जुबान के आधार पर पंजाब 1966 में बना, और उसके बाद फिर चुनाव और सारी चीजें जो अपने राज्य का ये सब कुछ चलता रहा। लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे चीजें बदलती गई। भाषा के आधार पर राज्य तो बन गया, लेकिन अब चंडीगढ़ को लेकर लड़ाई शुरू हो गई कि चंडीगढ़ पंजाब का हिस्सा होना चाहिए, लेकिन चंडीगढ़ हरियाणा की भी राजधानी है। चूंकि पंजाब एक कृषि प्रधान राज्य है और वहाँ खेती पे ही सब कुछ है, और वहाँ खेती बहुत अच्छी होती है। तो फिर ये हुआ कि जो पानी है वो बाकी नहर के और उस पर ज्यादा अधिकार है उनका, तो वो मांग भी उठने लगा, तो उसको भी लेके थोड़ा सा खटास आया। तो ये सारी चीजें चलती रही, और पंजाब में वक्त वक्त पर ये मांग पंजाब राज्य बनने के बाद भी उठता रहा। अब इसी में ये है कि जो पंजाब राज्य की बात है, तो कोशिश यही थी कि जितने भी पंजाबी भाषा बोलने वाले थे वो ये सब एक जगह है। वो उस वक्त कुछ लोगों की सोच थी, पर ऐसा हुआ नहीं। हिंदुस्तान में अलग अलग आदमी अलग अलग जगहों पर वो सिख रहते हैं। और सिख के बारे में एक ये भी है कि ये बहुत रिलीजियन जो है, ये रिलीजियन ये बहुत दुनिया के जो सबसे नए धर्मों में से एक है, हम उसमें कह सकते हैं, क्योंकि इस धर्म का इतिहास कुछ 1469 या 1539 के बीच बताते हैं, जब गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी। तो करीब 500 से 600 साल के बीच पुराना ये धर्म है। इसीलिए कहते हैं कि दुनिया के नए धर्मों में रखे तो एक तरह से एक धर्म ये भी है। तो गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की, वो इसके पहले गुरु भी बने, और सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए। और उसके बाद जो गुरु ग्रंथ साहब हैं, उनको ही गुरु गोविंद सिंह ने डिक्लेयर कर दिया था कि 10 गुरुओं के बाद गुरु ग्रंथ साहब ही हमेशा के लिए गुरु का दर्जा रखेंगे। और उसी वक्त जो गुरु अर्जुन देव थे, जो सिखों के 5वें गुरु थे, तो उन्होंने अमृतसर में एक हरमिंदर साहब की स्थापना की थी, अमृतसर में। और उसके बाद जब महाराजा रंजीत सिंह आए, तो उन्होंने उस हरमिंदर साहब जो है कि उनके ऊपर सोने की प्लेटिंग करवा दी, मतलब परत चढ़ा दी। और सोने के परत चढ़ाने के बाद ही उस हरमिंदर साहब को एक नया नाम मिला, वो था गोल्डन टेम्पल या फिर स्वर्ण मंदिर। तो उसका नाम शुरुआत में हरमिंदर साहब, बाद में फिर सोने की परत चढ़ी तो उसका नाम बदल के वो महाराजा रंजीत सिंह ने चढ़ाई, तो उनका नाम स्वर्ण मंदिर हो गया। अब सिखों में 2 चीजें और थी, एक ये थी कि एक सिख और एक निरंकारी। जैसे कई मुस्लिम में शिया सुन्नी होते हैं, ईसाइयों में ले एक प्रोटेस्टेंट्स हैं और एक दूसरे कैथोलिक हैं। तो उसी तरह से सिख में भी 2 तरह के हैं, एक सिख हैं और एक निरंकारी। इन दोनों में जो है वो माइनर सा मतभेद था। ये है कि सिख जो है वो मानते हैं कि 10 गुरुओं के बाद जो गुरु ग्रंथ साहब हैं वही आखिरी गुरु हैं, और उसके बाद कोई गुरु आएगा नहीं गुरु ग्रंथ साहब के बाद। लेकिन निरंकारी का ये मानना है कि कोई भी जीवित इंसान गुरु बन सकता है आने वाले वक्त में भी। और तो उधर ये है कि 10 गुरु के बाद कोई नहीं, और आखिरी गुरु जो है वो गुरु ग्रंथ साहब है। और निरंकारी जो है वो इन चीजों पर बिलीव नहीं किया, और उन्होंने कहा कि कोई भी बन सकता है जीवित इंसान। और उसके बाद कई गुरु भी हुए, तो इसको लेके दोनों में मतभेद था। अब ये सारी चीजें चलती रही। इसी बीच में एक आनंदपुर साहब में एक रेजोल्यूशन पास होता है जो अकालियों ने पास किया था, और ये था कि पंजाब को राज्य का दर्जा तो मिला लेकिन चंडीगढ़ नहीं मिला, तो चंडीगढ़ मिले।
पंजाब को उसका पूरा पानी का हिस्सा मिले, और भी बहुत सारी मांगे थी। तो उसको लेकर समय समय पर विरोध प्रदर्शन और धरना होता रहता था। और इसी बीच में तब कांग्रेस की भी सरकार थी वहां पर, और फिर अकाली की भी सरकार थी। लेकिन 75 में जब इमरजेंसी लगी, उसके बाद पूरे देश में इंदिरा गांधी की हार हुई थी उस इमरजेंसी के बाद। और फिर 77 में चुनाव हुए इमरजेंसी के बाद। तो इमरजेंसी के बाद जब चुनाव हुआ तो इंदिरा गांधी बुरी तरह हार गई, तो पंजाब में भी हाल हुई। उस तो अकाली की सरकार पंजाब में वापस आई, उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी। तो जब वापस आई तो अकाली मजबूत होने लगी। अब डर ये था कि सेंट्रल में तो मतलब इंदिरा गांधी जैसी ताकतवर नेता थी, लेकिन पंजाब में कोई ऐसा दबंग नेता हो जो वापस पंजाब में कांग्रेस को लाए। और इधर आनंदपुर साहब का जो रेजुलेशन था उसका भी डिमांड हो रहा था, तो सारी चीजें एक साथ हो रही थी। तो कांग्रेस इस फिराक में भी थी कि किसी को लाया जाए। तो 77 के बाद फिर 3 साल के बाद जनता पार्टी की सरकार जो जाती है, और 80 में फिर से चुनाव होता है, और इंदिरा गांधी 80 में पूरे मेजोरिटी के साथ वापस आती है, पूरी ताकत के साथ सत्ता में वापस आती है। और साथ साथ पंजाब में भी कांग्रेस की सरकार बनती है। लेकिन 77 से इधर 80 के बीच में जब कांग्रेस बाहर थी और पंजाब भी हार चुकी थी, तो पंजाब में ऐसा कोई लीडर जिसके सहारे कांग्रेस अपनी पार्टी को मजबूत कर सके, ये सोचने की बात चल रही थी। तब कहते हैं कि जो ज्ञानी जैल सिंह, जो बाद में हमारे देश के राष्ट्रपति बने, उन्होंने संजय गांधी को, जो इंदिरा गांधी के बेटे, उनको बताया कि पंजाब में एक जनरैल सिंह भिंडरावाले हैं, बहुत तेज तर्रार, वो पंजाब में काम आ सकते हैं। जनरैल सिंह भिंडरावाले जो ये सिखों के ग्रंथ और जो सिख धर्म का विषय है उसके बारे में बहुत सारा अध्ययन कर रखा था 7 साल की उम्र से ही। ये दमदमी टकसाल में पढ़ाई लिखाई कर रहे थे। तो जो दमदमी टकसाल है, ये अमृतसर से करीब 25-30 किलोमीटर दूर है एक शहर, चौक मेहता शहर। तो वहां पे ये दमदमी टकसाल है, जो एक तरह से जो सिख धर्म है उसका शैक्षिक संगठन भी है ये। तो वहां पे पूरा सिख धर्म का ज्ञान और बाकी सब चीजें होती है। तो जनरैल सिंह भिंडरावाले वहीं पर 7 साल की उम्र से थे, और सब कुछ वो तेज तर्रार भी थे। तो दमदमी टकसाल के जो गुरु थे, उन्होंने अपनी एक परंपरा तोड़ते हुए अपने बेटे को छोड़कर जनरैल सिंह भिंडरावाले की काबिलियत को देखते हुए उनको दमदमी टकसाल का अध्यक्ष बना दिया, जनरैल सिंह भिंडरावाले को। अध्यक्ष बनने के बाद अब जनरैल सिंह भिंडरावाले का दबदबा बनना शुरू हो गया। इस बीच में जो निरंकारी और सिख के बीच जो काफी झड़प चल रही थी, निरंकारियों का सिख विरोध कर रहे थे और सिखों का निरंकारी विरोध कर रहे थे, तो बीच में काफी झड़प भी हुई, और इस बीच में कई लोगों की जान भी गई। और जनरैल सिंह जो थे वो निरंकारियों के बहुत सख्त खिलाफ थे और बहुत उग्र थे तेवर में। तो निरंकारी के साथ जो ज्यादा मारपीट और ये सारी चीजें शुरू हुई, इसकी बड़ी वजह जनरैल सिंह भिंडरावाले की सोच थी, जिसकी वजह से ये चीजें हुई। तो खैर कांग्रेस ने फिर ज्ञानी जैल सिंह के कहने पर जनरैल सिंह भिंडरावाले को अपने साथ मिलाया। उसके बाद जनरैल सिंह भिंडरावाले ने कई चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवारों का सपोर्ट भी किया, और इन दोनों की नजदीकियां बनी। ये भी कहते हैं कि कांग्रेस ने बड़ी पैसे से मदद की जनरैल सिंह भिंडरावाले की, और उन्हीं पैसे से जनरैल सिंह भिंडरावाले ने धीरे धीरे हथियारों की खरीदी शुरू की, जिसमें AK-47 एंटी टैंक लॉन्चर तक जो बाद में मिला है, वो आगे बताएंगे, वो सब खरीदी। लेकिन कांग्रेस ने अपनी जमीन मजबूत करने के लिए और पंजाब में वापसी के लिए जनरैल सिंह भिंडरावाले को एक मोहरा के तौर पर इस्तेमाल किया, और ये फैक्ट है। और जनरैल सिंह भिंडरावाले का जब इस्तेमाल किया, तो जनरैल सिंह भिंडरावाले को जिस तरह से पैसे और ये सारी चीजें मिली, वो सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता उसको बेलगाम करती गई। इसके बाद 80 में चुनाव होता है, और फिर कांग्रेस जो है वो वापस सत्ता में आ जाती है। इस दौरान में
जो कांग्रेस सत्ता में आती है तो दरबारा सिंह वहां के सीएम बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, लेकिन वो जनरल सिंह भिंडरावाले और उसके बधिरे कद को पसंद नहीं करते थे शुरू से ही। तो अभी तक कांग्रेस का हाथ था जनरल सिंह भिंडरावाले के सर पर और एक तरह से उसकी मदद हो रही थी और दिन ब दिन उसका नाम बढ़ता जा रहा था। हालांकि ये भी कहते हैं कि जनरल सिंह भिंडरावाले ने कभी ओपनली नहीं कहा कि हमें अलग राष्ट्र चाहिए, लेकिन उसकी डिमांड जो है वो अलग अलग तरह की थी। और कांग्रेस का हाथ अब मतलब अब कांग्रेस में भी, सेंट्रल में भी कांग्रेस की सरकार और पंजाब में भी कांग्रेस की सरकार। इसी बीच एक निरंकारी सम्मेलन चल रहा था अमृतसर में। वहां पर भिंडरावाले के समर्थक और निरंकारी समर्थक भिड़ गए, जिसमें भिंडरावाले के करीब 13 लोग मारे गए। इसके बाद ज्यादा गुस्सा भिंडरावाले को आया और फिर भिंडरावाले ने उस वक्त जो संत निरंकारी संप्रदाय के जो तीसरे गुरु थे, गुरु बचन सिंह, 24 अप्रैल 1980 की शाम को उनको गोली मार दी गई और बाद में उनकी मौत हो गई। जो पुलिस ने मामला दर्ज किया उसमें ज्यादातर कत्ल के पीछे भिंडरावाले के समर्थक थे, तो काफी हंगामा भी हुआ जो निरंकारी हैं उनकी तरफ से। और जो मेन नाम आया था वो रंजीत सिंह, बाद में रंजीत सिंह ने समर्पण भी कर दिया, लेकिन फिर रंजीत सिंह जो की गिरफ्तारी के बाद मामला थोड़ा सा और तनावपूर्ण हो गया। और इतने हालात ये थे कि चूंकि भिंडरावाले का सर पर हाथ था, ये होना शुरू हो गया। मजबूरी में वहां पे ये बातें होने लगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग कहने लगे आपस में, एक तरह से हिंदुओं को उन्होंने ये कहा कि एक तरह से जब जनगणना हो तो तुम लोग ये कहो कि हिंदी हमारी मातृभाषा है और यही आप लिखो। तो ये लाला जगत नारायण जो एक थे, वो पंजाब केसरी के संस्थापक थे, तो उन्होंने एक मुहिम चलाई अपने अखबार के जरिए। तो इस मुहिम की वजह से हिंदू और सिखों के मन में थोड़ी सी एक दूसरे के लिए खटास आ गई और ये जो भिंडरावाले थे उनको ये इसको लेकर और गुस्सा हो गए और नाराज हो गए। इसके बाद 1981 में लाला जगत नारायण का कत्ल कर दिया जाता है और लाला जगत नारायण के कत्ल के पीछे भिंडरावाले और उसके समर्थक का नाम आता है। अब भिंडरावाले की गिरफ्तारी को लेकर मांग उठती है, लेकिन सरकार भिंडरावाले को गिरफ्तार करने से बचना चाह रही थी और मजबूरी में फिर भी जब दबाव पड़ता है तो भिंडरावाले को जब गिरफ्तार किया जाता है तो उसके बाद पंजाब में वैसे ही बैलेंस जो है बिगड़ता है, जैसा राम रहीम के गिरफ्तारी पर हुआ था, आपने देखा होगा पंचकुला में, जिसमें 38 लोग मारे गए थे। उस वक्त भी पंजाब में भिंडरावाले की गिरफ्तारी के बाद इसी तरह के उग्र प्रदर्शन हुआ, सब कुछ हुआ और बाद में सरकार को झुकना पड़ा और तब बाकायदा लोकसभा में गृह मंत्री को ये बयान देना पड़ा कि लाला जगत नारायण जो है उसके कत्ल के मामले में कोई सबूत नहीं है भिंडरावाले के खिलाफ, इसीलिए उसको छोड़ दिया गया। तो गिरफ्तारी के बाद छोड़ दिया गया। अब भिंडरावाला इस चीज से भी नाराज था कि कांग्रेस ने उसे इस्तेमाल किया था और अब कांग्रेस की सरकार आ चुकी थी, दरबारा सिंह मुख्यमंत्री हो चुके थे, तो भिंडरावाले ने कांग्रेस से दूरी बना ली और अकाली से जा मिला। तो जब वो कांग्रेस से अलग हुआ तो अकाली के साथ मिलकर भिंडरावाले ने और उस वक्त अकाली ने धर्म युद्ध मोर्चा के नाम से एक मुहिम शुरू किया और इस धर्म युद्ध मोर्चा मुहिम का मकसद एक ही था कि आनंदपुर साहब जो रेजोल्यूशन था, जो प्रस्ताव था, उसको लागू करवाना और उसके लिए सरकार पर दबाव डालना। क्योंकि आनंद साहब रेजोल्यूशन को पहले भुला दिया गया था, लेकिन इसको लेके अब पूरे पंजाब में अलग अलग जगह पर धरना प्रदर्शन होने लगा। तो भिंडरावाला और अकाली उसके बाद साथ में आ गए। दरबारा सिंह वहां पर चीफ मिनिस्टर हैं, कांग्रेस से अलग हो चुका है भिंडरावाला। तो ये दोनों जो है वो आनंदपुर साहब रेजोल्यूशन को लेके पंजाब में अपनी मांग शुरू कर दी और उसके बाद कहते हैं कि बहुत सारे विरोध प्रदर्शन हुए, जिसमें कई अलग अलग टाइम में 100-200 लोग से ज्यादा विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की गोली से और उससे दंगे में मारे गए और हालात लगातार बिगड़ते जा रहे थे। इसी बीच में 1982 में दिल्ली में एशियन गेम्स होना था।
इधर धर्मयुद्ध मोर्चा का आंदोलन जारी था। 30 साल के बाद हिंदुस्तान में एशियन गेम्स हो रहा था और बहुत बड़ा ये मौका था हिंदुस्तान के लिए। तब इंदिरा गांधी ने इस एशियन गेम्स को कामयाबी के साथ पूरा करने के लिए राजीव गांधी को जिम्मेदारी दी थी। राजीव गांधी ने अपनी पूरी जिम्मेदारी इसको लेकर सही से ऑर्गेनाइज कर सके इस कोशिश में लगे हुए थे। लेकिन इसी दौरान होता क्या है, क्योंकि मालूम था कि एशियन गेम्स पर पूरे दुनिया की नजर होगी और नई दिल्ली में एशियन गेम्स हो रहा था। धर्मयुद्ध मोर्चा उधर अकाली दल और भिंडरावाले एक साथ चल रहे थे। उनको लगा कि ये एशियन गेम्स का मौका बेस्ट है उसकी मांग को इंटरनेशनल फोरम तक पहुंचाने का। ये 9th एशियन गेम्स था उस वक्त 82 में। तो अकाली दल ने तब धमकी दी कि अगर उसकी इस रेजोल्यूशन को नहीं माना गया तो वो दिल्ली में एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे और पूरा सिखों का जत्था दिल्ली पहुंचेगा ठीक एशियन गेम्स के दौरान। अब जब ये खबर आई तो लॉ एंड ऑर्डर बाकी चीजों की समस्या होने लगी। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? तो इसके लिए फिर सरकार ने ये किया कि पूरे हरियाणा बॉर्डर को सील कर दिया और बाकी बॉर्डर भी जहां जहां पंजाब से लोग आ सकते थे उसे सील कर दिया गया और तलाशी ली जाने लगी। साफ ऑर्डर था कि सिखों को एशियन गेम्स के दौरान दिल्ली में दाखिल होने से रोका जाए। कहते हैं कि ऑपरेशन ब्लू स्टार की जो बुनियाद पड़ी वो इसी चीज से पड़ी। जब ये हरियाणा में भी उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी और कहा गया कि दिल्ली में एशियन गेम्स के दौरान ये दाखिल ना हो, सख्ती करो, तलाशी ली जाए, तो हरियाणा में तलाशी के दौरान बहुत सारी बदतमीजियों की और जुल्म की खबरें आई सिखों के साथ। और यहां तक कि जो उस वक्त आर्मी के जो अफसर थे बहुत सारे, जिन्होंने 1947 की लड़ाई लड़ी, 1961 की लड़ाई लड़ी, पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ी, वो भी जब उस हरियाणा के रास्ते से गुजर रहे थे बाकायदा बताया कि मैं ये हूँ, फलाना टिलाना ढिमका। उसको भी नहीं बख्शा गया इस बताने के बाद भी, और उन सब की जांच की गई और उनको एक तरह से बेइज्जत किया गया, जिसके लिए वो लोग बहुत आहत हुए। आर्मी के बड़े बड़े सीनियर ऑफिसर भी जिन्होंने देश के लिए इतना काम किया था, और आम लोगों के साथ तो हुआ ही। तो पहली बार उन लोगों को लगा कि हमारे साथ, इस देश के नागरिक होने के बाद भी हमारे साथ इस तरह दोहरे दर्जे का सलूक किया जा रहा है, जिसको लेकर लोगों में, सिखों में ये गुस्सा पनपा। उसके बाद अगर फैमिली साथ में है तो उसके साथ भी मारपीट करना, हरकाना, उसका अजीब तरीके से मतलब कि तलाशी लेना। वायुसेना के अफसरों के भी तलाशी के दौरान मतलब कि वहां से जाते थे तो उसी पूरी तरह से उसके साथ बिहेव करना। तो बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ। तो अकाली जो है इस गुस्से से डील नहीं कर पाई और जिसका फायदा उठाया भिंडरावाले ने। और भिंडरावाले के पास ये खबरें रोज पहुंच रही थी कि किस तरह से सिखों के साथ बॉर्डर पे मतलब कि उसके सम्मान को ठेस पहुंचाया जा रहा है। तो भिंडरावाले ने उसको एक तरह से उग्र तौर पर लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। और इसमें जो खास तौर पर नौजवान सिख थे, ये सब चीजें जिन लोगों ने भोगा था, ये तलाशी और बेइज्जती, वो धीरे धीरे सब जुड़ते गए और धीरे धीरे भिंडरावाला बहुत पॉपुलर हो गया। ये सारी चीजें चल रही थी। एशियन गेम्स भी इस बीच में ठीक ठाक से निपल जाता है। लेकिन ये जो आनंदपुर साहब रेजोल्यूशन को लेकर अकाली दल और भिंडरावाले के बीच में जो धर्मयुद्ध मोर्चा जो था, उसमें भी जहां जहां धरना प्रदर्शन होता था वहां पर कई पुलिस की टीम भी लगी हुई थी जो उसके ऊपर दबिश डालती थी, उसे रोकती थी। उसी में से एक डीआईजी हुआ करते थे अवतार सिंह अटवाल। और अवतार सिंह अटवाल ने कई धर्मयुद्ध मोर्चा में कई कार्यकर्ताओं के ऊपर कंट्रोल किया, रोका, जेल में डाला, लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए जो करना था वो किया। तो ये मेन नाम एक आ रहा था अवतार सिंह अटवाल, एएस अटवाल का, जो इस तरह के मूवमेंट के खिलाफ सख्ती से उसे कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी चीजें चल रही थी। अब इधर लगातार दबदबा बढ़ता जा रहा था इन चीजों को लेकर।
भिंडरावाले का जो ये सारी चीजें चल रही थी उसको लेकर। तभी भिंडरावाले ने वो अपना जो जिस जगह से वो अपना दफ्तर चलाया करता था, उसने धीरे धीरे वो दफ्तर शिफ्ट की और वो गोल्डन टेम्पल के अंदर अकाल तख्त, वहां पर उसने अपना, वहां आकर उसने अपना ज्ञान देना और सारी चीजें करना शुरू कर दिया। तो वो अपनी जगह छोड़कर अब अकाल तख्त पर पहुंच चुका था, और अकाल तख्त गोल्डन टेम्पल के अंदर। और अकाल तख्त वो जगह है जहां पर सिखों के जितने बड़े फैसले होते हैं उसका ऐलान होता है। कहते हैं कि अकाल तख्त की जो गद्दी है, जो दिल्ली में मुगल दरबार की पहले गद्दी हुआ करती थी, उससे 1 फीट ऊपर बनाई गई थी। उससे पीछे सोच ये थी कि गद्दियां बादशाहों के लिए होती है, लेकिन यहाँ अकाल तख्त ये भगवान और गुरु के लिए है, तो इनका कद और पद ऊपर होना चाहिए। तो अकाल तख्त जो है वो सिख धर्म के लिए बहुत ही पवित्र और बहुत ऊंची जगह। तो धीरे धीरे खामोशी से भिंडरावाले ने, तब तक अकाल तख्त ने धीरे धीरे खामोशी से अपनी जगह बना ली और एक तरह से अपना दफ्तर और वो सब चीज जहां से वो सब कुछ करने लगा। तो ये सारी चीजें, इधर 2 बड़े हाई प्रोफाइल मर्डर हो गए थे, लाला जगत नारायण जो पंजाब केसरी के संस्थापक, और दूसरा निरंकारी गुरु। तो उसको लेकर भिंडरावाले के खिलाफ कार्रवाई का भी लगातार प्रेशर आ रहा था, लेकिन पंजाब सरकार और ना सेंट्रल गवर्नमेंट, ये दोनों जो है उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे थे। इसी बीच में पंजाब में अब हुआ ये कि खटास इतनी बढ़ गई ये एशियन गेम्स को लेकर, और हरियाणा में जो ये सारी चीजें हुई, वो हिंदू और सिखों के बीच में एक लकीर खिंच गई इस घटना के कारण। और भिंडरावाले के ऊपर इल्जाम ये आया कि जो अमृतसर, आपके जालंधर, चंडीगढ़, यहाँ से कई बसें जो चलती थी उसमें रात को खास तौर पर उन बसों को निशाना बनाया जाता और हिंदू परिवार को चुन चुन कर बस से उतारा जाता और उसे गोली मारी जाती। एक बार उतार कर 13 लोगों को मारा गया, एक बार 6 लोगों को मारा गया। तो इससे न सिर्फ पूरे पंजाब में खौफ बल्कि पूरे देश में इसका असर पड़ने लगा। यहाँ तक कि रात को बस सर्विस बंद कर दी गई। लेकिन ये सिलसिला जारी रहा खून खराबे का। कहते हैं इसके पीछे मंशा ये थी भिंडरावाले की कि इस खून खराबे से डर कर पंजाब में जो हिंदू रह रहे हैं वो पंजाब छोड़कर चले जाएं, और जो हिंदुस्तान में बाकी जगह पर सिख रहे हैं वो पंजाब वापस आ जाए। इसके बाद पता नहीं इसकी क्या मंशा थी, लेकिन इस खून खराबे की मंशा यही थी। तो ये सारी चीजें होने लगी, इसको लेकर बड़ा हंगामा होने लगा, दिल्ली तक बात पहुंची। तो जब बसों में एक बार फिर 13-17 लोगों को उतार कर मारा गया, हिंदुओं को, तो उसको लेकर बड़ा हंगामा हुआ। तब इंदिरा गांधी ने, उस वक्त जो प्रधानमंत्री थी, दबाव में आकर और गुस्से में उन्होंने अपनी जो पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी उस सरकार को बर्खास्त कर दिया। दरबारा सिंह जो वो मुख्यमंत्री थे उसे हटा दिया और वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। और वहां इसका मतलब यह कि अब कंट्रोल सीधे सेंट्रल के हाथ में आ गया। दरबारा सिंह को कहते हैं हटाने की वजह एक ये भी थी कि वो भिंडरावाले के खिलाफ पुलिस एक्शन चाहते थे। वो चाहते थे कि उसको गिरफ्तार किया जाए, लेकिन सेंट्रल से हरी झंडी नहीं मिल रही थी। तो खैर, गिरफ्तार अगर कर लिया जाता पहले भिंडरावाले को, तो ऑपरेशन ब्लू स्टार की कभी नौबत नहीं आती। लेकिन ये चीजें चलती रही। इसी बीच जब अकाल तख्त को जब उसने अपना ठिकाना बना लिया, एक ऐसी चीज हुई जिसने भिंडरावाले का खौफ अचानक पूरे पंजाब में इस कदर बढ़ा लिया, उसके बाद सेंट्रल को भी लगा कि अब बस बहुत हो गया। ये जो धर्म युद्ध मोर्चा था अकाली और भिंडरावाले ने मिलकर बनाया था आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन को पास करवाने के लिए, और इस मोर्चे के तहत जितने भी विरोध प्रदर्शन हुए थे और जिसने सबसे ज्यादा कड़ाई की, जिसने सबसे ज्यादा दबिश डाली, डीआईजी अवतार सिंह भट्ट अटवाल, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, ये एक दिन गोल्डन टेम्पल जाते हैं मत्था टेकने के लिए। दोपहर का वक्त था, मत्था टेक कर वो वापस आ रहे थे, हाथ में प्रसाद था। सीढ़ी से उतर ही रहे थे कि तभी अचानक इसके ऊपर गोलियों की बौछार हो जाती है। अकाल तख्त में भिंडरावाले के जो लोग बैठे हुए थे, और अकाल तख्त पर भिंडरावाले का पूरी तरह से कब्जा था, तो उसके लोग देख लेते हैं अटवाल को, जो डीआईजी थे,
और गोल्डन टेम्पल के सीढ़ी पर उसको गोली मार देते हैं। ये तो हो गई एक चीज। अब दूसरी, अगले कई घंटों तक डीआईजी अटवाल की लाश उसी गोल्डन टेम्पल के सीढ़ी पर पड़ा रहता है और उसकी वजह यह थी कि गोली मारने के बाद भिंडरावाले के लोग ये धमकी देकर गए थे कि अगर किसी ने इसकी लाश को यहां से ले जाने की कोशिश की तो उसे भी मार देंगे। अब पुलिस कंट्रोल रूम से लेकर सब तक ये बात पहुंच गई कि डीआईजी अटवाल को गोली मार दी गई, उसकी लाश सीढ़ियों पर पड़ी हुई है। लेकिन कई घंटे तक किसी की हिम्मत नहीं हुई। पुलिस में इतना खौफ था कि वो भिंडरावाले के सामने जाने में पंजाब पुलिस की भी हालत खराब हो रही थी। कहते हैं कि इसके बाद एक इंटरव्यू आया था जिसमें ये खुलासा हुआ कि तब जब वो थे दरबारा सिंह, चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, तो उन तक ये बात पहुंची, पंजाब पुलिस के आला अफसरों ने ये बात बताई कि हमारे एक डीआईजी को गोली मार दी ऐसे और लाश वहां पड़ी है और लाश उठाने वाले को भी गोली मार दिया जाएगा। तो कहते हैं कि मुख्यमंत्री ने खुद भिंडरावाले को कॉल किया अकाल तख्त में और कहा कि ऐसे ऐसे एक पुलिस अफसर की लाश पड़ी हुई है, आप उस पुलिस अफसर की लाश को उठा के ले जाने के लिए दे दो और कुछ कहो मत। तब फिर भिंडरावाले ने कहा कि ठीक है और उसके बाद कई घंटे के बाद पुलिस की तब टीम जाती है डरते डरते और फिर उस लाश को उठाकर लाती है। इस एक घटना ने बताया कि असल में पंजाब में सत्ता कौन चला रहा है और किसकी ताकत है, किससे लोग खौफ खा रहे हैं। तो जब ये बात पता चली और उसके बाद खैर ये सारी हिंदुओं के ऊपर हमला शुरू हो गया, फिर बदले में सिख मारे जाने लगे, तो अब लगा कि हालात खराब हो रहे हैं। और इसी दौरान में फिर ये था कि 84 आ चुका था, 84, 85 में चुनाव होने थे। क्योंकि 80 में चुनाव जीतकर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी और इंदिरा गांधी का यह था कि 85 के चुनाव से पहले पंजाब के इस मसले को हल किया जाए और कैसे किया जाए, क्या किया जाए। हालांकि बीच में उसने एक दो काम किए पंजाब के लोगों को शांत करने के लिए और ये बताने के लिए कि आप भी हिंदुस्तान के हिस्से हो। ज्ञानी जेल सिंह जो पंजाब के पहले सीएम रहे थे, बाद में इंदिरा गांधी के कैबिनेट में मंत्री थे, होम मिनिस्टर थे, नहीं वो मंत्री थे, कैबिनेट मिनिस्ट्री में थे और ये याद नहीं है कि वो क्या थे। तो अचानक 82 में वो राष्ट्रपति बना दिया जाते हैं देश के, ताकि एक मैसेज जाए कि एक सिख भी इस देश में एक राष्ट्रपति बन सकते हैं और इसको देखकर पंजाब के जो हालात हैं वो कंट्रोल में हो। तो ज्ञानी जेल सिंह को उन्होंने राष्ट्रपति बनाया, लेकिन मामला सुधरने के बजाय और बिगड़ता जा रहा था और इसी दौरान 84 आ गया। 84 में हालात और बेकाबू हो गए। तब एक कोशिश की गई, तब जो है पीवी नरसिम्हा राव विदेश मंत्री हुआ करते थे, इनको भेजा गया कि आप पंजाब में जाकर सुलह करो, बातचीत करके कुछ हल निकालो। तो नरसिम्हा राव ने कोशिश की, अकालियों से बात किया, बाकी नेताओं से बात की, भिंडरावाले से बात की। तो बाकी सब तो तैयार थे कि चलो ठीक है कि चंडीगढ़ भी पंजाब को दे दिया जाएगा, बाकी चीजों के लिए एक आयोग बना दिया जाएगा, पानी के लिए सुप्रीम कोर्ट जो तय कर दे, बाकी सब तैयार थे। लेकिन भिंडरावाला अड़ गया और भिंडरावाले की वजह से ये समझौता नहीं हो सका। अब इधर भिंडरावाले के ऊपर बहुत सारे इल्जाम आ चुके थे, ये खून खराबा, बाकी चीजें, बसों से उतार उतार कर मारना, कई कत्ल। तो अब सेंट्रल को ये लगा कि ये हद से ज्यादा हो गया, क्योंकि आखिरी उम्मीद था ये पीवी नरसिम्हा राव को भेजना, लेकिन ये सक्सेसफुल हुआ नहीं। तो अब लगा कि अब कुछ फायदा है नहीं। इस बीच में क्या किया भिंडरावाले ने, जब एक तरफ बातचीत चल रही थी और सब कुछ हो रहा था, दूध का जो बर्तन होता है या अनाज की जो बोरियां होती है, उसने उनमें छुपा छुपा कर धीरे धीरे गोली बारूद हथियार अकाल तख्त के अंदर पहुंचवाना शुरू कर दिया और ये महीनों चला सिलसिला। और उसने एक तरह से पूरा कब्जा कर लिया गोल्डन टेम्पल के अंदर और हथियारों का पूरा जखीरा जमा कर लिया। यहाँ पर आती है हमारे इंटेलिजेंस की फेलियर की। इतने महीनों तक वो हथियार की खेप जमा करता रहा, दूध के बर्तन में, आटे की बोरियों में, चावल की बोरियों में, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी। और उस तरीके से उसने पूरा हथियार वहां पर जमा कर लिया, क्योंकि उसे मालूम था कि एक ना एक दिन सरकार उसके खिलाफ एक्शन लेगी और वो लड़ाई लड़ेगा। उसका शुरू से ये था कि वो सरेंडर नहीं करेगा, उसका ये था कि मैं अपने मांग से पीछे नहीं हटूंगा और जो भी होगा देखा जाएगा, अगर लड़ना पड़े तो हम लड़ेंगे। तो कुल मिलाकर पंजाब के हालात बहुत खराब हो चुके थे।
सेंट्रल के पास और कोई रास्ता नहीं था। तब ऐसे वक्त में इंदिरा गांधी को फैसला लेना था कि क्या करे। और इस फैसले से पहले, चूंकि बाद में जब सब कुछ हो गया, अकाल तख्त पे भी लगभग कब्जा हो चुका था, तो सेंट्रल को लगा कि अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो 30 मई, अच्छा हाँ, इसमें एक और चीज मतलब है कि क्या करना है, ये सारी चीजें गुप्त है। आप ये सोचिए कि गोल्डन टेम्पल में आर्मी को भेजा जाना है, वहां पे ऑपरेशन होना है, और इसकी कोई भनक उस वक्त के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह को नहीं थी, और ना उन्हें बताया गया। तो पहले तमाम चीजें मतलब कि भेजा गया कि आप समर्पण कर दो, आपकी सारी मांगे मानी जाएंगी, लेकिन हर बातचीत के प्रस्ताव को भिंडरावाले ने ठुकरा दिया। और उधर भिंडरावाले के कहने पर खून खराबा जारी था। 30 मई 1984 की रात को तब अमृतसर के आसपास पहली बार फौज को देखा गया, और वहां पे पहले से बाकायदा सीआरपीएफ थी, बीएसएफ थी, पंजाब पुलिस के लोग थे। पर 30 मई को पहली बार वहां फौज को देखा जाता है। और इसके बाद 1 जून की रात को करीब 9 बजे से अमृतसर में कर्फ्यू लगा दिया जाता है, बाकायदा प्रशासन की तरफ से ऐलान करके। कर्फ्यू लगाने के बाद अगले 24 घंटे में लगभग 2 जून के रात 9 बजे तक करीब 70,000 अपने सैनिक जो है अमृतसर और पंजाब में फैल जाते हैं। 2 जून की रात को इंदिरा गांधी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दूरदर्शन पर आती है और बाकायदा देश के नाम संदेश देती है। उनका यही कहना था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इस पंजाब में जो आतंकवाद और हिंसा है इसका अंत करेगी। और उन्होंने तमाम लीडर्स जो थे पंजाब के, अकाली लीडर और तमाम जितने भी बाकी लीडर, उनसे कहा कि आप आने वाले दिनों में कोई भी विरोध प्रदर्शन न करें। ये उन्होंने दूरदर्शन पे ऐलान किया 2 जून की रात। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि बातचीत से ही रास्ता हल हो सकता है। उसने एक बार फिर भिंडरावाले को पेशकश की बातचीत की, लेकिन इंदिरा गांधी को मालूम था कि बातचीत होनी नहीं है, उससे कोई फायदा है नहीं। तो यही वजह है कि एक तरफ वो ऐलान करती है 2 जून को, राष्ट्र के नाम संदेश देती है दूरदर्शन पे, और उससे 24 घंटे पहले 1 जून को 70,000 से ज्यादा सेना अमृतसर और पंजाब में ऑलरेडी डिप्लॉय कर चुकी थी। इंदिरा गांधी के इस ऐलान के बाद 3 जून की तारीख आती है। 3 जून को पंजाब में जो अमृतसर के सारे फोन सुबह से ही काट दिए जाते हैं, पूरे शहर का। और तब मोबाइल था नहीं, लैंडलाइन ही हुआ करता था, तो शहर के एक एक फोन की लाइन काट दी जाती है। पूरे शहर में कर्फ्यू है। जितने भी मीडिया के लोग हैं और विदेशी हैं उसे वहां से बाहर कर दिया जाता है। ट्रेन, बस, इन सब के रूट पर रोक लगा दी जाती है। जो वहां से पाकिस्तान का इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है उसे सील कर दिया जाता है। हालांकि बॉर्डर पे हमेशा सब कुछ होता है, लेकिन उसे भी सील कर दिया जाता है। राजस्थान से लगते हुए जो कश्मीर तक बॉर्डर है, पाकिस्तान के बॉर्डर, वो सारे सील हो जाते हैं। और पूरी फौज जो है वो गोल्डन टेम्पल को चारों तरफ से अपने घेरे में ले चुकी। 3 जून की बात है ये। अब भिंडरावाले के साथ अकाल तख्त में उस वक्त जो उसके सबसे जो करीबी लोग थे, और ये ऑपरेशन इतना लंबा गया, उसमें से इस एक करीबी शख्स की वजह से गया था। उसमें से एक अमरीक सिंह उस वक्त जो है वो ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन उसका प्रेसिडेंट था, और भिंडरावाले का बहुत खास। और बहुत सारे ऐसे विरोध प्रदर्शन में अमरीक सिंह का सीधे हाथ था। और दूसरा शख्स जो था वो जनरल शाहबेग सिंह। जनरल शाहबेग सिंह इंडियन आर्मी का हिस्सा, ऊंचे पद पर, लंबे वक्त पर काम किया। और उसके बाद ये सब जो सारी चीजें होती है उसमें भिंडरावाले के सोच का समर्थन करते हुए वो भिंडरावाले के साथ जुड़ जाता है। और कहते हैं कि अकाल तख्त पर कब्जा, अकाल तख्त में हथियारों की खेप, वहां पर लोग, उसके लोगों की पोजीशनें, वह ये सारी जो दिमाग की उपज थी, ये
जनरल शाहबेग सिंह की थी, क्योंकि वो आर्मी का हिस्सा रहा था। वो ऐसी चीजों से, ऐसी लड़ाइयों से, ऐसे मोर्चाबंदी से बहुत ही अच्छी तरह से वाकिफ था। तो ये दोनों खास थे, अमरीक सिंह और शाहबेग सिंह। अब सेना वहां पहुंच चुके थे, और जब सेना अमृतसर में घुसती है तो पूरे अमृतसर को अब सेना के हवाले कर दिया गया था, और बाकी प्रशासन, वो बाकी चीजें जो थी वो सब सेकेंडरी थी। पुलिस और बाकी चीजों का कोई मतलब नहीं था। तो अब सेना ने अमृतसर को अपने कब्जे में ले लिया था, और 3 जून को पूरे आसपास के जो एरिया था वो गोल्डन टेम्पल का, वहां पर गोल्डन टेम्पल को अपने घेरे में, उस एरिया को अपने घेरे में ले लेता है। घेरे में लेने के बाद कोई भी ऑपरेशन नहीं कर रहा था, क्योंकि उनको हरी झंडी नहीं मिली थी। कोशिश ये थी कि ये लोग सरेंडर कर दे। उसके बाद ऐलान करती है 3 जून को आर्मी की, जो भी गोल्डन टेम्पल के अंदर लोग हैं वो बाहर आ जाएं और अपने आप को सरेंडर कर दे। इसके बाद आर्मी खामोशी से इंतजार करती रहती है। किस्तों में कुछ कुछ लोग बाहर आते हैं, लेकिन उस वक्त एक और चीज थी। ये जो धर्म युद्ध मोर्चा चल रहा था रेजोल्यूशन को लेकर, उसके बहुत सारे कार्यकर्ता भी गिरफ्तारी देने के लिए 3 जून को गोल्डन टेम्पल पहुंचे हुए थे। इसके अलावा गुरु पर्व था उस दिन एक, तो उसके लिए भी बहुत सारे लोग माथा टेकने के लिए पहुंचे हुए थे। तो श्रद्धालुओं की तादाद भी बहुत थी, और बाकी भिंडरावाले के लोग तो थे ही थे। लेकिन जो आर्मी थी जिसको वहां पर भेजा गया था, मेजर जनरल कुलदीप सिंह बरार के अगुवाई में, तो बाकी के तो पूरे पंजाब में फैले हुए थे, लेकिन गोल्डन टेम्पल के चारों ओर जो घेराबंदी हुई और जो ऑपरेशन किया जाना था, उसके मुखिया थे मेजर जनरल कुलदीप सिंह बरार। और सेना के 9वीं बटालियन के जो खास तमाम लोग थे वो गोल्डन टेम्पल के चारों ओर फैले हुए थे। ऐलान किया जाता है 3 जून को कि आप जो भी लोग हैं वो बाहर आ जाएं, सरेंडर कर दे, कुछ नहीं होगा। इस ऐलान के बाद किस्तों में कुछ लोग निकलते हैं। इसके बाद 4 जून को भी आर्मी वहीं पर रहती है। ऐलान होता है आप लोग बाहर आ जाएं। फिर कुछ लोग आते हैं, दूसरा दिन निकल जाता है, आर्मी की पूरी घेराबंदी है। 5 जून को करीब मुश्किल से 48 घंटे के बाद भी सिर्फ 150 लोग हरमिंदर साहब यानी गोल्डन टेम्पल से बाहर निकलते हैं। जो कुछ लोग बाहर निकल रहे थे उनमें से बहुत सारे लोगों का यह कहना था कि बहुत सारे लोगों को अंदर से बाहर आने भी नहीं दिया जा रहा है, और भिंडरावाले के लोगों ने जबरन उसे रोका है, क्योंकि उन्हें भी पता था कि अगर लोग बाहर चले जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा, 3 जून को जब आर्मी की टीम वहां पर शाम को कब्जा करती है, उससे पहले ये चूंकि तनाव लगातार चल रहा था, तो भिंडरावाले से लगातार मीडिया की बातचीत हो रही थी। भिंडरावाला बयान जारी करता था, और उस वक्त उस दिन भी दोपहर से पहले 1-2 बजे कई पत्रकार अकाल तख्त के अंदर थे, और कई पत्रकारों से वो बात कर रहे थे। एक पत्रकार ने पूछा भी कि आर्मी यहाँ आ चुकी है, अब क्या करेंगे? तो उसने कहा था कि उसमें जो छपा था अखबार में कि आर्मी के सामने सरेंडर तो नहीं करूंगा, अगर होगा तो उनको मेरी लाश ही मिलेगी और कुछ नहीं। उसके बाद वो पत्रकार फिर बाहर निकलता है। उसके बाद सारे पत्रकारों को भी वहां से हटा दिया जाता है उस जगह से। तो 3 तारीख को आर्मी पहुंचती है, घेराबंदी करती है, लेकिन 5 तारीख तो तक सिर्फ 150 लोग ही वहां से निकलते हैं, और तमाम जो गुजारिश उसके बावजूद, अनाउंसमेंट के बावजूद कोई सरेंडर नहीं करता। तब मजबूरी में जो एक कोड नेम दिया गया था दिल्ली से, जो आर्मी ने पूरी प्लानिंग की थी, मेजर जनरल कुलदीप सिंह बरार और कुछ खास लोगों को पता था, तो उस कोड नेम पर अमल करने का वक्त आ गया था। 5 जून को 5 जून 1984 ठीक शाम के 7 बजे उस कोड नेम को अमल में लाने का वक्त आता है, और वो कोड नेम जो था ऑपरेशन ब्लू स्टार था। इसका कोई और मतलब नहीं था, वो इस ऑपरेशन का कोड नेम रखा गया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार इस ऑपरेशन का कोड नेम। ठीक 7 बजे मेजर जनरल कुलदीप सिंह बरार जो है उनको इशारा मिलता है, और 7 बजे पहली बार गोलीबारी शुरू होती है। अब जैसे ही इधर से गोली चलती है तो अंदर से भी बहुत सारे जवाब आते हैं। भिंडरावाले को एक चीज पता था कि आर्मी आई है, डराएगी, धमकाएगी, लेकिन ये हरमिंदर साहब पर हमला नहीं कर सकती,
क्योंकि ये सिखों का सबसे बड़ा धर्म स्थल है, सारे सिखों की भावनाएं जुड़ी है, तो सरकार ये कदम तो नहीं उठा सकती। उसके जहन में ये शुरू से था, और उससे पहले उसने जब भी मीडिया से बात की तो उसने इस बात को दोहराया, और उसने इसीलिए बड़ी साजिश के तहत अकाल तख्त को चुना था, ये खुद को छुपाने के लिए और अपने तमाम लोगों को जमा करने के लिए कि हम तो गोली चला सकते हैं लेकिन उधर से कोई नहीं चलाएगा, क्योंकि ये हमारा पवित्र स्थान है। और आर्मी के सामने सबसे बड़ी दिक्कत यही आ रही थी कि गोली उधर से चले, लेकिन इधर से चलाने में यह है कि स्वर्ण मंदिर को नुकसान हो सकता है। खैर 5 जून को ये सारी कार्रवाई शुरू होती है, और 7 बजे करीब अंधेरे में ही ये करना था, क्योंकि उजाले में नुकसान ज्यादा होता। लेकिन जो आर्मी को इनपुट मिला था इंटेलिजेंस से, वो गलत मिला था। उनके हिसाब से जो बताया गया था जिस तरह के हथियार हैं कितने हैं, तो आर्मी ने इसीलिए गोली चलाना शुरू की ताकि उनका जो वो हथियार है और गोली कारतूस है, वो स्ट्रेटजी होती है उनका, वो जल्द से जल्द खत्म करा दिया जाए। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा था, इधर से अगर आप 10 फायर कर रहे थे तो उधर से एक साथ 50 फायर हो रहा है। तो जो पूरी इंफॉर्मेशन थी इंटेलिजेंस की, वो गलत थी, और इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ इस ऑपरेशन में भी। तो अब यह है कि जाकर अंदर में आपको अटैक भी करना है, और ये भी पता है आपके पास पंजाब पुलिस के लोगों को भी आर्मी ने अपने साथ रखा हुआ था, जो स्वर्ण मंदिर के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे और अकाल तख्त के लोकेशन से वाकिफ थे। तो एक जो गलती होती है वो ये होती है कि अंदर जब आर्मी के जवान जाते हैं अकाल तख्त की तरफ, क्योंकि अकाल तख्त टारगेट था, क्योंकि उन सबको पता था कि भिंडरावाला वहीं पर है, लेकिन वहां जो इंफॉर्मेशन थी वो गलत थी। तो पहली खेप में ही करीब 15-20 जवानों की मौत हो जाती है, क्योंकि वो अलग अलग उन लोगों ने पोजीशन ले रखी थी और हमारी इंफॉर्मेशन गलत थी। तो उसके बाद जो ये तबाही होती है, तो ये एक बड़ा धक्का था। और ये भी मालूम था कि अगर ऑपरेशन लंबा खींचेगा तो बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि वो ऐसी जगह पर बैठे हुए थे जहां से वो सेना पर तो हमला कर सकते थे, लेकिन सेना अगर हमला करती तो वो सीधा हरमिंदर साहब को नुकसान पहुंचता, और जिसके लिए दिल्ली से सख्त मनाही थी। तो अब आर्मी के जवानों को नुकसान हो रहा था, बड़ी तादाद में मौत हो गई। तो 5 जून के 7 बजे ये शुरू हुआ था। लगभग 10 घंटे बाद फिर आर्मी को ऐसा लगता है कि इस तरीके से तो कुछ नहीं होगा, तो 6 जून की सुबह 5:20 पर आर्मी टैंक वहां पर बुलाने की गुजारिश करती है गोल्डन टेम्पल में। अब ये बड़ा मुश्किल फैसला था, एक तो टैंक, और टैंक को अंदर ले जाना, उसके लिए जाहिर सी बात है सीढ़ी तोड़ना, दरवाजे तोड़ना, धार्मिक स्थल है और जिससे सिखों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। लेकिन बड़ा मुश्किल फैसला था, लेकिन फिर भी टैंक आता है और टैंक के जरिए फिर अंदर हमला किया जाता है। और हमला करने के बाद फिर अर्ली मॉर्निंग में दिन भर छिटपिट गोलीबारी होती है पूरे दिन, 6 जून के दिन। क्योंकि दिन में थोड़ा मुश्किल था ऑपरेशन, आर्मी फिर अंधेरा होने का इंतजार करने लगती है, फिर अंधेरा होता है, इसके बाद टैंक के जरिए बाकायदा हमला शुरू होता है। लेकिन जो लोकेशन था उसके हिसाब से चारों तरफ ऊपर से भी गोलियां चल रही थी, तो फिर जवानों का बहुत बड़ा नुकसान फिर से होता है। लेकिन ये था कि एक चीज तय थी कि जब तक आप अकाल तख्त में नहीं घुसेंगे ये ऑपरेशन कामयाब नहीं हो सकता है। तो अब तक जितनी टीम ने अकाल तख्त में घुसने की कोशिश की, सारी टीम नाकाम हो गई। सिर्फ एक टीम थी जो किसी तरह से अकाल तख्त तक पहुंचने में कामयाब हो गई 6 जून को। और 6 जून को अकाल तख्त में जाने के बाद फिर धमाका भी होता है, और पूरा ऑपरेशन जो है वो रात भर चलता है। 7 जून की सुबह ये ऑपरेशन को फिर खत्म माना जाता है। लेकिन उससे पहले इस ऑपरेशन में अकाल तख्त को बहुत जबरदस्त नुकसान पहुंच चुका था, धमाके हो चुके थे। और कहते हैं कि जो सेना का कहना था कि ये धमाके भिंडरावाले के लोगों ने किए ताकि उससे जो धुआं उठे उसके आड़ में वो लोग छुपकर भाग सके। लेकिन ये भी कहा जाता है कि ये धमाके किसी भी तरफ से हो सकते हैं। तो खैर अकाल तख्त में जब टीम पहुंचती है तो उसके बाद अकाल तख्त के अंदर बहुत सारी लाशें पड़ी हुई थी, और देर रात 6 और 7 जून की दरमियानी रात, देर रात अकाल तख्त के है उन लाशों के बीच से एक लाश मिलती है जिसे पहचाना जाता है वो भिंडरावाले की लाश थी। तो जब भिंडरावाले की लाश मिली तो तब लगा कि ऑपरेशन खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद भी छिटपिट गोलियां चल रही थी।
तो उन सारी जगहों को भी वहाँ पे जो कुछ लोग थे उन्होंने सरेंडर किया, पकड़े गए। लेकिन 7 जून की सुबह को ये ऐलान किया जाता है आर्मी की तरफ से कि ऑपरेशन खत्म हो गया और सक्सेसफुल हो गया है। अब इधर जब ये ऑपरेशन चला तो कहते हैं कि उस वक्त प्रेसिडेंट जो थे वो ज्ञानी जेल सिंह, उसको सेना भेजने और ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी ज्ञानी जेल सिंह को। उसके बाद ज्ञानी जेल सिंह इस बात से नाराज भी हुए थे। हालांकि ज्ञानी जेल सिंह को राष्ट्रपति बनाने वाली भी इंदिरा गांधी ही थी, लेकिन वो फिर भी नाराज हुए थे। तो 7 जून की सुबह ऑपरेशन खत्म होता है। 8 जून को ज्ञानी जेल सिंह को हरमिंदर साहब भेजा जाता है गोल्डन टेम्पल और वो वहां पर पहुंचते हैं। इत्तेफाक से उस वक्त भी उसके अंदर बहुत सारे संदिग्ध लोग थे और जब ज्ञानी जेल सिंह पहुंचते हैं तो ज्ञानी जेल सिंह के ऊपर एक शख्स गोली चला देता है। लेकिन इत्तेफाक से वो गोली ज्ञानी जेल सिंह को नहीं लगती, उसके साथ चल रहे एक अफसर के कंधे पर लगती है और उसकी जान बच जाती है। उसके बाद फिर से पूरी तलाशी ली जाती है और फिर से सारी लाशों को हटाने का काम शुरू किया जाता है। इस पूरे ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान 83 आर्मी के जवान और अफसर, 4 सीनियर ऑफिसर और 79 जो थे वो आर्मी के पर्सन, ये 83 लोग सेना के जवान इसमें शहीद होते हैं, जबकि 248 के करीब सेना के जवान बहुत ही गंभीर रूप से इंजर्ड होते हैं। 492 आतंकवादी और कुछ आम लोग बेकसूर जो बताया गया कि वहां पर माथा टेकने गए थे, उनकी मौत होती है और बहुत बड़ी तादाद थी एक घायलों की। ये सरकारी आंकड़े हैं, लेकिन जो कहा जाता है कि इसमें करीब 1000 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई थी और इसमें करीब 250 से ज्यादा सेना के जवानों की मौत हुई थी। और आतंकवादी और आम लोगों के बारे में कहते हैं कि उनकी तादाद 1000 से ज्यादा थी। पहली बार इस ऑपरेशन के दौरान गोल्डन टेम्पल में 3 दिन तक पूजा अर्चना और पूजा पाठ नहीं हुई थी, जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन जब ये खबर फैलती है कि गोल्डन टेम्पल पर हमला हुआ और सेना ने वहां पर कार्रवाई की है, तो फिर सिखों की भावनाओं को बहुत बड़ा आघात होता है और धक्का लगता है। और देश भर में जो भारतीय सेना के साथ सिख जुड़े हुए थे, कई जगह से उनके बागी हो जाने की खबर आती है और ये बड़ा अजीब सिचुएशन था उस वक्त। कई जगह से ये खबर आती है। एक जगह से तो ये भी खबर आती है कि सिख जवानों की तरफ से 1-2 अफसरों को गोली मार दी जाती है, तो इसको संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। और भारतीय सेना में एक बहुत बड़ा हिस्सा सिख जवानों का है। तो खैर ये जगह जगह से खबर आई, पर इसे किसी तरह से कंट्रोल किया गया। उसके बाद अकाल तख्त को फिर से बनाने के लिए केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से पहल की और एक ये दिया कि हम इसे बनाएंगे, लेकिन शिरोमणि अकाली दल और बाकी जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है वो सारी इन चीज़ों को देखती है। उन्होंने सरकार से किसी भी तरह का हेल्प लेने से मना कर दिया और सिखों ने अपने आप ही कहा कि हम अकाल तख्त को बनाएंगे और उन्होंने दोबारा उसकी मरम्मत की। और इस पूरे मामले में हरमिंदर साहब को भी नुकसान पहुंचा, गोल्डन टेम्पल को, वहां गोलियों के निशान, सब कुछ। तो ये सारी चीजें तो हुई, लेकिन इसके ठीक 4 महीने के बाद ऑपरेशन ब्लू स्टार का जो सबसे खतरनाक चेहरा देखने को मिला, वो जिस प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस ऑपरेशन ब्लू स्टार को क्लियर किया था, जिन्होंने सेना भेजा था, अंजाम दिलवाया था, उसके अपने ही 2 सैनिक सतवंत सिंह और बेअंत सिंह उसके अपने सरकारी आवास में गोली मार देते हैं और उनकी मौत हो जाती है। और उनकी मौत के बाद फिर पूरे देश भर में दंगा भड़कता है, खास तौर पर दिल्ली में, और उस दंगे में लगभग 5000 से ज्यादा सिख मारे जाते हैं। तो ये सारी चीजें ऑपरेशन ब्लू स्टार के साथ जुड़ी हुई थी। खैर ये थी ऑपरेशन ब्लू स्टार की कहानी। और ऑपरेशन ब्लू स्टार की कहानी के साथ अगर हम जोड़ के देखा जाए तो इससे पहले जो मैंने इंदिरा गांधी की हत्या का कहानी किस्सा सुनाया, वो भी इसी से जुड़ा हुआ है। और अगर एक तरीके से देखा जाए तो बहुत सारे दिल्ली के जो इंदिरा गांधी के मौत के बाद दंगे हुए, उसे भी हम अगर देखा जाए तो किसी न किसी तरह से वो भी इसी चीज से जुड़ा हुआ है। तो खैर आज की हम अपने इस कहानी को यही समाप्त कर रहे हैं। कल फिर एक नए कहानी के साथ, एक नए किस्से के साथ हम आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए।
और हो सके तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास, अपने परिवार के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद। मैं अभिषेक सिंह और आप देख रहे थे क्राइम सिटी।